टॉपिक चल रहा था आयताकार विभव प्राचीर। आयताकार विभव प्राचीर, ठीक है। इसमें कौन सा केस चल रहा था? E लेस देन V नॉट, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या निकाल लिया था? B अपॉन A का मान निकाल लिया था। B अपॉन A का मान कितना आया था? B अपॉन A का मान K स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा A अपॉन K स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा A प्लस 2 अल्फा K आयोटा 2 कॉस हाइपरबोलिक अल्फा A, ठीक है। ये आ गया था लास्ट। उसके बाद B अपॉन A का मान आ जाएगा। इसी प्रकार करके आप C अपॉन A का लिख लेना। इसी प्रकार C अपॉन A इक्वल्स टू आ जाएगा, नीचे का तो सेम ही रहता है, ठीक है। नीचे का सेम आएगा K स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर एक काम करिए, 2 2 जो आ रहा है ना, यहाँ पर एक एक 2 को कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 and 2 कॉमन आएगा और ऊपर भी 2, तो इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद K स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा A प्लस 2 अल्फा K आयोटा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा A। ऊपर का थोड़ा सा डिफरेंट आता है, वो आएगा 4K C अपॉन A का मान आएगा 4K आयोटा अल्फा, उसको भी 2 आयोटा K अल्फा e टू दी पावर माइनस अल्फा A। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? परावर्तन, परावर्तन प्रायिकता धारा घनत्व। इसको अभी और सॉल्व करना था, चलो इसका ऐसे परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व, तो इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? परावर्तित धारा घनत्व बटे आपतित धारा घनत्व, या फिर ऐसे लिख दिए परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक बोलते हैं। परावर्तन गुणांक होता है R इक्वल्स टू परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व बटे आपतित प्रायिकता धारा घनत्व, ठीक है। अब समीकरण थी आपकी साई कितना था? A e टू दी पावर आयोटा kx प्लस B e टू दी पावर माइनस आयोटा kx, साई फर्स्ट में, ठीक है। तो साई फर्स्ट में क्या होता है? आपतन और परावर्तन। तो परावर्तन कितना होगा? मॉड B का स्क्वायर बटे प्रायिकता निकाल रहे हैं मॉड A का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे B बाई A का मॉड स्क्वायर, ठीक है। A एंड B दे दीजिए इसको समीकरण। तो B अपॉन A का मॉड स्क्वायर, हम B अपॉन A का मान निकाल चुके हैं। अब क्या करना है? परावर्तन गुणांक के लिए इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ऊपर देखो, स्क्वायर मतलब K स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड साइन हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा हो जाएगा ये, है ना। या फिर इसको ऐसे होल स्क्वायर लिख लो। नीचे क्या होगा? इसका स्क्वायर मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। C बाई A का मान डायरेक्ट लिखा है क्योंकि अब इसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, ठीक है। और आपको पता है B बाई A और C बाई A का मान जब हम निकालते हैं, तो जब पहले भी निकाला था ना विभव CD में,
तो विभव CD में B अपॉन E का मान कितना आया था? विभव CD में B अपॉन E का मान K माइनस आयोटा अल्फा अपॉन K प्लस आयोटा अल्फा, और C अपॉन E का मान कितना आया था? 2K अल्फा 2K आयोटा अल्फा अपॉन K प्लस आयोटा अल्फा। मतलब दोनों के जो हर होते हैं वो सेम ही आते हैं। यहाँ पर K माइनस आयोटा अल्फा होता है, यहाँ पर 2K आयोटा अल्फा आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोबारा से C अपॉन A को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उससे डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार करके आप हर को तो सेम ही लिखना है, बस इस वाली टर्म को याद रखना है तुम्हें। ठीक है, और A का मान कितना, यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा? K स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का मॉड A स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर करना है, तो K स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर करने पर? 4 अल्फा स्क्वायर K स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए। मॉड ए का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो होता है ना A प्लस आयोटा बी है, समझ गए? यहाँ पर इसको A मान लीजिए और ये आयोटा बी है ना, तो मॉड A का स्क्वायर करेंगे तो A प्लस आयोटा बी का स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो वही क्या है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आयोटा है ना, इसका मॉड स्क्वायर है। ठीक है, अब कॉस हाइपरबोलिक अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए। देखो इसको यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए। ठीक है, इसकी जगह पर ये लिखा है। उसके बाद क्या टर्म आएगी? K स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक 4 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 2a भी जब लिखेंगे ना तो कितना आएगा? 2K स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आएगा। देखो इसको मैं लिख सकती हूँ K स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर K स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पर इसको मैंने 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए लिखा है, तो एक टर्म तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 अल्फा स्क्वायर K स्क्वायर आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? माइनस 4 अल्फा स्क्वायर K स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए। एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया है और एक बार इससे मल्टीप्लाई किया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा और एक ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2a भी लिखते हैं तो कितना आएगा? माइनस 2K स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए। ठीक है, तो जब माइनस 2a और ये कितना हो जाएगा? ये भी माइनस का है, नहीं एक प्लस का आएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता होगा, फिर ये आयोटा बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे भी ये लग रहा था ये प्लस आयोटा बी का स्क्वायर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। A प्लस आयोटा बी का मॉड स्क्वायर, इसको A प्लस आयोटा बी लिखेंगे और A माइनस आयोटा बी लिखेंगे, साई साई स्टार लिखते हैं ना। अब आप करना कितना आएगा? A स्क्वायर
और ए आयोटा बी प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बेस। यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिखा है प्लस का 2 और देखिए यहाँ पर इतना आ रहा है माइनस और इसको लिखेंगे तो 4 और यहाँ 2 कैंसिल होगा, ये प्लस का कॉस हाइपरबोलिक प्लस साइन हाइपरबोलिक इज इक्वल टू 1 प्लस कैसे हो जाएगा, हाँ 1 प्लस आता है हाइपरबोलिक में 1 प्लस आता है, तो ये प्लस का आएगा, प्लस का 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए और माइनस का ये कितना हो जाएगा प्लस के बचेंगे 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको प्लस का 2 ही आएगा ना 2a भी करने पर। अब बताइए ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई कि नहीं? देखो यहाँ पर ये तो समझ में आ गई, b अपॉन ए का स्क्वायर कैसे किया है, यहाँ से k प्लस अल्फा का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए का स्क्वायर, नीचे a प्लस आयोटा b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस आयोटा b का मॉड स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो पहले इसका स्क्वायर कर दिया a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। अब कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, हाइपरबोलिक में यहाँ पर प्लस आता है। अब देखिए जब इसको इतना लिखेंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर का एक बार तो इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार साइन हाइपरबोलिक से होगा, तो इससे मल्टीप्लाई किया वो चीज तो यहाँ लिखी हुई है, इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। यहाँ पर देखिए एक इसको मैंने के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा, इसमें आप 2a भी करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, 2a भी लिखने पर तो इसका 2a भी और ये टर्म दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा -4 एंड सॉरी +4 और -2 कितना हो जाएगा प्लस के 2, यानी कि प्लस के 2 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा आएगा। तो प्लस के 2 कहाँ से आ सकता है, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद c अपॉन इस, अब फिर दोबारा से इसमें अब k का और अल्फा स्क्वायर का मान रखना है। बहुत बड़ा डेरिवेशन हो गया है ना, पर टफ नहीं है ज्यादा। ऑनलाइन क्लास वाले क्या, हाँ तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2m बाई h नॉट स्क्वायर, e लेस देन v नॉट वाला केस ले रहे तो कितना आता है v नॉट माइनस e। तो अब के स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर के मान रखने हैं इस समीकरण में, ठीक है। के स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर के मान रखो, तो यहां से देखो एक तो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बहुत आ रहा है, तो डायरेक्ट देखो यहाँ से कितना आएगा, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का स्क्वायर करना मतलब दोनों को ऐड करना है। यहाँ पर 2m e बाई एच क्रॉस स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर 2m e बाई एच क्रॉस स्क्वायर माइनस का आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सी टर्म बचेगी, ये वाली बचेगी बस, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 2m e बाई एच नॉट स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर 2m बाई एच नॉट स्क्वायर माइनस e माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2m बाई एच नॉट स्क्वायर v नॉट बच जाएगा। तो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर पे आप वो वैल्यू रख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए तो वही रहेगा, यहाँ पर रख दो और यहाँ रखो, फिर कुछ कॉमन आ जाएगा। बस 2 स्टेप और रहेंगे उसके बाद खत्म ही होने वाला है। राधा रमन गजब समझ में आ रहा है, एग्जाम में लिखे आए तो बात है कोई इतना बड़ा, गजब समझ में आ रहा है। 2m बाई एच नॉट स्क्वायर v नॉट का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक
नहीं, ये तो इंटेलिजेंट ठीक ठाक था। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? मल्टीप्लाई करो, 2m और h नॉट स्क्वायर 2m बाई h नॉट स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना? और e v नॉट माइनस ई, ठीक है। के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू रखा है 2m बाई h नॉट स्क्वायर v नॉट का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, फिर के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का यहाँ पे दोबारा मान रखा है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर और के स्क्वायर मल्टीप्लाई। आयोटा स्क्वायर का मान क्या बोल रहे हैं? आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहे हैं क्या a प्लस आयोटा बी का मॉड स्क्वायर किया तो ठीक है, ये हो गया आपका a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, साई साई स्टार लिखते हैं ना इसको, इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अरे ऐसे बताऊं तुम्हें, माइनस प्लस माइनस, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस, तो दोनों प्लस हो गए ना। आयोटा स्क्वायर -1 ही होता है, पर यहाँ पर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो एक माइनस आएगा, इसलिए प्लस हुआ है, ठीक है। नीचे से सेकंड स्टेप में मैंने कहा किया, यहाँ तो कहीं आयोटा स्क्वायर कुछ आया ही नहीं है, यहाँ तो आयोटा स्क्वायर कुछ है। अरे इसमें तो a प्लस आयोटा b को मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो लिखा था, आयोटा का वैल्यू कुछ आ ही नहीं रहा, मॉड स्क्वायर किया है। उसको भी आगे समझ में आओ। हम यहाँ पर एक लास्ट स्टेप लिख लो, देखो दोनों में ही 2m बाई एच नॉट स्क्वायर, सुनो 2m बाई एच नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से भी 2m बाई एच नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2m बाई एच नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? v नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन, यहाँ पर क्या बचेगा? v नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, यहाँ पर क्या बचेगा? 4e v नॉट माइनस ई, ठीक है, 4e v नॉट माइनस ई। अब उसके बाद यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ये भी कॉमन ले सकते थे, एक बार और कॉमन ले लो, बस एक स्टेप और है, हो ही गया बस, ठीक है। v नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए कॉमन ले लिया, नीचे से भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1, और यहाँ पर कितना बचेगा? 4e v नॉट माइनस ई अपॉन v नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, ठीक है। v नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए का भी कॉमन ले लिया, ऊपर ये हो गया, नीचे भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? जब इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर इसका डिवाइड, ठीक है। तो अब ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली अब r का मान आ गया आपका, ऊपर से ही मिटा दूं, r का मान आ गया परावर्तन गुणांक का, ये इनवर्स में है, 1 में है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1 प्लस 4e v नॉट माइनस ई अपॉन v नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए का इनवर्स, ठीक है, क्योंकि 1 में आ रहा है ये, इसलिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको इनवर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से परावर्तन गुणांक का मान तो ये आ गया। अब निकालना है पारगमन गुणांक का मान, तो पारगमन गुणांक के लिए हमें क्या करना होगा? पारगमन c बटे
आपतन ए का स्क्वायर, तो बी का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करके आपको ये सब दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार लिख के आपको पता है नीचे का तो सेम ही है, बस इसके जैसे ही आता है, ये ऊपर आ जाएगी संख्या और ये नीचे आ जाएगी, इनवर्स होता है बस इसका। ठीक है, तो उसको इसी प्रकार करके लिख सकते हैं आप। हाँ, उससे भी फिर वो क्योंकि इनवर्स में आएगा ना इसके, तो दोनों को जोड़ने पर एक ही आ जाएगा। ठीक है, अभी बता देंगे। और अब मिटाऊंगी इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिया ना आपने? अब देखिए यहाँ पर पारगमन गुणांक, ठीक है, पारगमन गुणांक क्या होता है, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं, वही परिभाषा है। पारगमन प्रायिकता धारा घनत्व बटे आपतन प्रायिकता धारा घनत्व। देखिए जब मैंने आयताकार विभव प्राचीर तो मैं इस तरीके से बनाया था, ठीक है, इसमें क्षेत्र फर्स्ट में समीकरणें लिखी थी, तो a e⁻⁴ आयोटा kx आपतन, और परावर्तन क्या था b e⁻⁻ आयोटा kx, और जो थर्ड में थी, थर्ड में मैंने c e⁻⁻ आयोटा kx, ठीक है, इसमें परावर्तन की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए हमने d को क्या माना था, 0 माना था। तो पारगमन प्रायिकता धारा घनत्व तो क्या होगा, इसका मॉड स्क्वायर बटे आपतन a का स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर c/a का मॉड स्क्वायर। यही तो पारगमन है आयताकार विभव प्राचीर से, पारगमन गुणांक का प्रायिकता क्या हो जाएगी, c का e⁻⁻kx का मॉड स्क्वायर, तो 1 ही होता है। ठीक है, तो c स्क्वायर बटे आपतन प्रायिकता धारा घनत्व, तो आपतन कितना था a e⁻⁻kx a का स्क्वायर, इसका मॉड स्क्वायर भी 1 होता है और इसका मॉड स्क्वायर भी 1 होता है, तो c और a ही बच जाएंगे। ठीक है, अब c/a का मान ये लिखा था हमने, इसका क्या करना है, मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण आपने जो भी दिए वहां से लिख लीजिए, c डायरेक्ट ही लिखना है, इसका मान c/a, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो भले ही एक स्टेप लिख लीजिए, कितना आएगा, नहीं तो रहने दो, हल करने पर इसका, चलो एक बार लिख देती हूँ मैं, कितना आएगा, -4k² अल्फा स्क्वायर e⁻⁻2α, यही तो आएगा, इसका स्क्वायर बटे इसका a प्लस आयोटा b का मॉड स्क्वायर कितना हो जाएगा, k², सेम उसी तरीके से a² प्लस b²। ठीक है, a² साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा a प्लस b² करने पर क्या आएगा, 4α² k² कॉस हाइपरबोलिक अल्फा a। अब इसको हल करने पर डायरेक्ट लिख देना, यहाँ पर हल करने पर जैसे पहले किया था, इसी प्रकार हल करने पर t का जो मान है, t का जो मान है वो कितना आएगा, इसी से आप रिलेट करके लिख सकते हैं, जो आपने r का लिखा है 1 प्लस v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा a अपॉन 4e v0 माइनस e का इनवर्स लगाना मत भूलेगा, दोनों में ही इनवर्स आएगा। इसमें इनवर्स आ रहा था क्योंकि 1 अपॉन में वैल्यू थी, तो ऊपर लिखा तो -1। टी का जो मान है वो बिल्कुल, इसको जब हल करेंगे ना आप, तो सेम कुछ इसी तरीके का मिलेगा, 1 प्लस, इसमें ये अंश और हर में चेंज करना है बस, इसमें v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा a ऊपर आएगा और 4e v0 माइनस e नीचे आएगा। ठीक है, इसी प्रकार करके लिख देना। नीचे से साइन वाली वैल्यू कहाँ गई, नीचे से साइन वाली वैल्यू कहाँ गई, ये वाली कैंसिल हो तो गई, ऊपर भी v0 साइन हाइपरबोलिक, तुम कुछ नींद से में शायद रजाई में बैठ के ही पढ़ रहे हैं कुछ, तो v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ऊपर कॉमन लिया है और नीचे भी कॉमन लिया है, तो कैंसिल हो गई ना, 1 प्लस
अब इसमें डिवाइड हो जाएगा, कॉमन लिया है तो बीच बीच में नींद ले लेते हैं, फिर जगाते हैं। हाँ अब देखिए आपके E लेस देन V नॉट केस के लिए परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का मान निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप परावर्तन और पारगमन दोनों को ऐड करते हैं ना, तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ? R प्लस T करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, वैसे मैं तुम्हें रफली बता दूंगी। अभी मिटा दूं? R प्लस टी इक्वल्स टू 1 आएगा। देखो वैसे भी आप निकाल के देख लीजिए कितना आता है। R का वैल्यू रख लो 1 प्लस 4E V नॉट माइनस E अपॉन V नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए का इनवर्स, प्लस ये वाली वैल्यू रख लो T का मान। T का मान कितना है? जस्ट अपोजिट ही होता है इसका, V नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4E V नॉट माइनस E का इनवर्स, ठीक है। दोनों में ही इनवर्स है, बस इसमें ये अंश में आता है, ये हर में आ जाएगा। इस तरीके से बस थोड़ा सा अंतर है। ये तो आप कैलकुलेशन से निकालेंगे ही, T का मान बस इसको ऊपर रख देना, इसको नीचे, इसी प्रकार करके, ठीक है। और हल तो करने की बस की है नहीं, फिर इतना ही कर लेना। अब देखो इनको हल करेंगे तो मान जो है 1 आएगा। आएगा कैसे आएगा बताओ? कर लेना सब लोग। देखो वैसे एग्जाम में तो लिख के नहीं आना, बस इक्वल्स टू 1 लिखना है। वैसे आएगा देखो इस तरीके से कि ये 1 अपॉन में लिखेंगे इसको, 1 बाई इनवर्स है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और इसको भी इनवर्स है तो 1 अपॉन में, ठीक है। अब क्या आएगा नीचे? यहाँ पर देखो V नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, एलसीएम लेके V नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4E V नॉट माइनस E, है ना। अब ये भी क्या है? 1 अपॉन में है, तो ये वाली टर्म कहाँ है? ऊपर चली जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा, कितना आएगा? एलसीएम 4E V नॉट माइनस E, यहाँ पर आएगा 4E V नॉट माइनस E प्लस V नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए। अब यहाँ पर भी 1 अपॉन में है, तो ये टर्म क्या है? ऊपर चली जाएगी। हटा दूँ यहाँ से, ऊपर लिख दिया V नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, इसको ऊपर आ जाएगा ये 4E V नॉट माइनस E, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें? एलसीएम, नीचे एलसीएम सेम ही आ रहा है, ये आएगा V नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4E V नॉट माइनस E, ठीक है। जब सेम ही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? V नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस ये भी सेम ही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4E V नॉट माइनस E, कैंसिल हो गया, 1 ही तो आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये लिख देना आप, R प्लस टी इक्वल्स टू 1 प्राप्त होता है। मिटा दूं ना इसको? समझ में आ गया वैसे तो? है ना। इस प्रकार यहाँ पर R प्लस टी इक्वल्स करने पर क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। इसका मतलब परावर्तन के साथ साथ जब कोई E लेस देन V नॉट के संगत कण के संगत तरंग जब किसी आयताकार विभव प्राचीर पर आपतित होती है, तो परावर्तन के साथ साथ क्षेत्र थर्ड में पारगमन की कुछ ना कुछ प्रायिकता रहती है, ठीक है। क्षेत्र थर्ड में पारगमन की प्रायिकता रहती है। अब क्षेत्र थर्ड में पारगमन की प्रायिकता है, इसका मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं क्षेत्र सेकंड में से होकर भी गुजरा है, ठीक है। अब ये हमारा कैसा पार्ट है जहां पर विभव कैसा है? V नॉट है, तो उस विभव V नॉट के अंदर भी वो गया है। एक तरीके से इसमें बोल सकते हैं सुरंग को पार करके वो बाहर गया है, ऐसा बोल सकते हैं ना।
क्षेत्र थर्ड में पारगमन की प्रायिकता है, इसका मतलब वो क्षेत्र सेकंड में से ही होकर गुजरा है। इस प्रकार इस प्रभाव को प्राचीर को भेद कर निकला है, इसको बोलते हैं प्राचीर भेदन या सुरंग प्रभाव। ठीक है, तो नेम से भी कई बार पूछ लिया जाता है, प्राचीर भेदन व सुरंग प्रभाव को बताइए। तो उसके बाद क्या लिखना है आपको, इस प्रकार E लेस देन वी नॉट का कण जब आयताकार विभव प्राचीर पर आपतित होता है, आयताकार विभव प्राचीर पर आपतित होता है, तो कण के, स्पष्ट है, यहां से स्पष्ट हो रहा है ना, क्योंकि टी और आर दोनों मिलाकर के 1 हो रहा है। तो कण आपतित होता है तो कण की क्षेत्र थर्ड में स्पष्टतः पारगमन की प्रायिकता, पारगमन की कुछ प्रायिकता होती है। इसका अर्थ है कि कण क्षेत्र सेकंड और यहां पर लिख देना विभव प्राचीर को, क्षेत्र सेकंड में क्या है, विभव प्राचीर ही तो है, वी नॉट है विभव प्राचीर को पार कर क्षेत्र थर्ड में पहुंचता है। विभव प्राचीर को पार कर क्षेत्र थर्ड में पहुंचता है, यह प्राचीर भेदन या सुरंग प्रभाव कहलाता है, ठीक है, यह प्राचीर भेदन या सुरंग प्रभाव कहलाता है। तो इस प्रकार E लेस देन वी नॉट के लिए पारगमन की धनात्मक प्रायिकता रहती है, कुछ ना कुछ पारगमन होता है, इसलिए धनात्मक प्रायिकता रहती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं सुरंग प्रभाव को दिखाने के लिए, जैसे ये विभव आयताकार विभव प्राचीर है तुम्हारा, ठीक है, वी नॉट, यहां पर कोई इस तरीके की E लेस देन वी नॉट वाला कण आपतित होता है, ठीक है, तो ये कोई आपतन है, कुछ परावर्तन हो गया, उसके बाद इस विभव क्षेत्र में उसका जो है वो प्रायिकता जो है चरघातांक के रूप से कम होती है। उसके बाद यहाँ पर जो आयाम था पारगमन में जो है आयाम थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक वो पार करेगा इस विभव को तो उसकी ऊर्जा कुछ कम हो जाती है, इसलिए उसका यहाँ पर आकर के आयाम थोड़ा कम हो जाता है तरंग का, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, E लेस देन वी नॉट का कोई कण है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू a पर x एक्सिस, इस पर vx को लिया था, ठीक है, तो ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और रिजॉइन कर लो। पूरी तरीके से 0 मत कर देना यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा ऊपर ही रखना। कम होती है क्षेत्र सेकंड में प्रायिकता, क्योंकि वो विभव क्षेत्र में गति करता है, उसके बाद में फिर
पारगमन की कुछ ना कुछ प्रायिकता रहती है, हालांकि थोड़ी सी ऊर्जा कम हो जाएगी, आयाम कम हो जाएगा उससे। ठीक है, आप कर लो रिजॉइन।